गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने कक्षा 10वीं के इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा में भारतीय परंपरा के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हमने सम्राट अशोक के बारे में भी जाना था और किस प्रकार से इतिहास लेखन का कार्य जो है भारत में हुआ और किन चीज़ों के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ये चीज़ें हमने कल के वीडियो में देखी थी। आज हम देखने जा रहे हैं मध्ययुगीन इतिहास लेखन। आपको पता ही है कि इतिहास को युगों में बांटा गया है, जिसमें से एक युग मध्य युग है और इस मध्य युग में किस प्रकार इतिहास लिखा गया आज हम ये देखने जा रहे हैं। ईसवी सन की 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक ग्रंथ है। कल्हण ने कश्मीर के इतिहास पर एक ग्रंथ लिखा जिसको नाम राजतरंगिणी दिया गया और ये जो है इसमें उकेरे हुए लेख, सिक्कों, प्राचीन वस्तुओं के अवशेष और राजवंशों के अधिकृत विवरण, अंकन और स्थानीय परंपराओं जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके कल्हण ने उसकी रचना की थी। अर्थात कल्हण ने जब राजतरंगिणी लिखा तो उसके पहले उसने जितनी भी जानकारियाँ उसे प्राप्त हुई सिक्कों के माध्यम से, उकेरे गए अभिलेखों के माध्यम से या फिर राज दरबार के द्वारा लिखित लिखित जो विवरण थे, उन सारी चीज़ों का उसने पूरी तरीके से एनालिसिस किया, विश्लेषणात्मक उनका पूरा अध्ययन किया, अवलोकन किया और उसके पश्चात उन्होंने ईसवी सन की 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी का निर्माण किया। मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार में इतिहासकार हुआ करते थे। मुस्लिम शासक यानी कि मुगल काल जिसे हम कहते हैं, उस दौरान जहाँ जहाँ मुस्लिम शासक थे उनके दरबार में, आपने अकबर के नवरत्न के बारे में सुना होगा, वैसे ही इतिहासकार हुआ करते थे। इतिहासकार जो थे वो अरबी और फारसी इतिहास लेखन की परंपरा से प्रभावित थे। इतिहास लेखन जो था उसमें अरबी भाषा और फारसी भाषा जो थी उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में ज़ियाउद्दीन बर्नी महत्वपूर्ण इतिहासकार माने जाते हैं। ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है, इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये इनको सभी लोग जानते हैं। इन्होंने तारीख़ फिरोज शाही में इतिहास लेखन का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट किया है और उनके अनुसार इतिहासकार जो होता है उसका लेखन, इतिहासकार का जो कार्य है वो केवल इतिहास को लिखना नहीं होता है और जिस शासक के अधीन होकर वो इतिहास लिख रहा है उस शासक का चरित्र वर्णन करना और उस शासक की तारीफ करना केवल यही नहीं होता है, बल्कि उस समय तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उसके दोष, गुण, अच्छी बुरी सभी बातों का वर्णन किया जाना चाहिए। ऐसा तारीख़ फिरोज शाही में उन्होंने लिखा है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। उनका कहना है कि इतिहास लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और आने वाली पीढ़ी तक सभी प्रकार की बातें, अच्छी बुरी सारी बातें पहुंचाई जानी चाहिए। इतिहासकार को चाहिए कि संबंधित कालखंड के विद्वान व्यक्तियों, अध्ययनकर्ताओं, साहित्यकारों, संतों का सांस्कृतिक जीवन पर जो प्रभाव पड़े उस पर भी ध्यान रखें और वो सारी बातों को इतिहास लेखन में वर्णित करें। बर्नी की इस विचारधारा के कारण इतिहास लेखन की व्याप्ति को अधिक विस्तार प्राप्त हुआ। अब देखिए, इतिहास लेखन की व्याप्ति को अधिक विस्तार प्राप्त हुआ मतलब कोई व्यक्ति किसी राजा के अधीन है और वो इतिहास लेखन करता है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उस राजा के बारे में यदि जानकारी लिख रहा है, राजा के गुणगान ही कर रहा है तो उसका जो दायरा है वो सीमित होगा। परंतु जब बर्नी ने ये कहा कि इतिहास लेखन में सिर्फ राजा ही नहीं, उसके शासनकाल और शासन से जुड़ी अच्छी बुरी सारी बातों का वहाँ पर व्याख्यान होना चाहिए, तो नेचुरली वो दायरा बढ़ गया और लोगों को इतिहास जो है अधिक विस्तार से प्राप्त होने लगा
और उसके पश्चात इतिहास लेखन का जो तरीका है वो थोड़ा अधिक विस्तृत और अधिक विश्लेषणात्मक होने लगा। मुगल शासकों के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति करने और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि आपको अगर कुछ किसी के बारे में कहना है तो उस जो व्यक्ति अथॉरिटी में है, जो व्यक्ति पावर में है, आप उसके अगेंस्ट जाने का प्रयास नहीं करेंगे। नॉर्मली ये एक सामान्य मानविक प्रवृत्ति है। बिल्कुल वैसे ही मुगल शासकों के समय में क्या हुआ कि इतिहासकार जो होते थे वो उस वक्त के शासक जो थे उस शासक की स्तुति करना यानी उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ़ें करना, ये काम किया करते थे। और इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णनों में सटीक काव्य छंद और सुंदर चित्रों का अंतर्भाव भी दिखाई देता है। सटीक चित्र और काव्य छंद, काव्य यानी कविताओं के रूप में, गज़लों के रूप में, शायरों के रूप में उस वक्त के यानी कि मुगल शासकों के चरित्र चित्रण का वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ ही चित्रकारी के द्वारा भी ये चीज़ें की गई हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का आत्मचरित्र तुज़ुक-ए बाबरी में उसे जो युद्ध लड़ने पड़े उसका वर्णन मिलता है। बाबर, ये नाम आपने सुना होगा। तो बाबर जो थे उनका चरित्र चित्रण तुज़ुक-ए बाबरी इस नाम से बनाया गया है और उसमें उसका चरित्र, जो भी उन्होंने युद्ध लड़े, जो भी उन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए कार्य किया, वो उसमें देखने को मिलते हैं। जिस प्रदेशों की यात्राएं की उन प्रदेशों और शहरों का भी वर्णन है। वहाँ के स्थानीय अर्थव्यवस्था, प्रथाएं, वनस्पतियाँ आदि के सूक्ष्म निरीक्षणों का भी समावेश है। तो इस प्रकार से बाबर ने जो यात्राएं की, बाबर ने जो भी जिस जगह पर गए उस स्थान का, जिन स्थानों पर उन्होंने परिक्रमा किया, परिभ्रमण किया, उस स्थान का वर्णन उस तुज़ुक-ए बाबरी में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इतिहास लेखन का कार्य दरबार में उपस्थित इतिहासकार के द्वारा किया जाता था। अब इतिहास लेखन की विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ग्रंथ का विशेष महत्व है। अकबरनामा नाम से स्पष्ट है, अकबर के बारे में होगा, जिसमें जानकारी का लेखन किया गया था। उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेजों और कागजातों का सावधानी पूर्वक किया गया संकलन और उस जानकारी की विश्वसनीयता को कसकर और कड़ाई से की गई छानबीन अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुसंधान पद्धति थी। विश्लेषणात्मक ये शब्द ही किसी भी चीज़ को गहराई में जाकर उसकी सारे उसके गुणधर्म की जानकारी लेना, उससे संबंधित सारी बातों को जानना, यही विश्लेषण है। तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा जो ग्रंथ लिखा गया वो उनके द्वारा इतिहास लेखन के लिए किए गए उनके अनुसंधान और जो वो लिख रहे हैं वो वास्तव में कितना सत्य है, कितना असत्य, ये सारी बातों को वहाँ पर हमें देखने मिलता है कि उन्होंने पूरी अनुसंधान पद्धति यानी खोज किया, उन्होंने उसका विश्लेषण किया, खोज किया और उसके बाद उन्होंने अकबरनामा लिखा। माना जाता है कि यह अनुसंधान पद्धति पूर्वाग्रह रहित और यथार्थवादी थी। मीन्स यथार्थवादी, जो सत्य है वही थी, किसी के लिए या किसी के प्रलोभन के लिए, किसी की चापलूसी के लिए लिखी गई बातें नहीं थी, ऐसा माना जाता है। ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। हमें बखर में वीरों के शौर्य गानों का बखान, ऐतिहासिक गतिविधियों, युद्धों, महापुरुषों के चरित्र के विषय में किया गया लेखन पढ़ने को मिलता है। बच्चों, जब हम किसी पुस्तक की हेडिंग लिखी हो, नाम लिखा हो कहानी संकलन, तो हमें पता होता है कि उस पुस्तक के अंदर कहानियाँ लिखी होंगी। अगर लिखा गया हो काव्य संकलन तो नेचुरली आप कहेंगे कि इसमें कविताओं का संग्रह है। उसी प्रकार इतिहास लेखन में बखर एक ऐसा शब्द था जिसके सुनते ही ये पता चलता है कि बखर में
जितने भी वीर हुए हैं, जितने भी शूरवीर हुए, जितने योद्धा हुए हैं, उनका वर्णन बखर में हमें देखने को मिलता है। मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार की बखरें उपलब्ध हैं। मराठी भाषा में भी वीरांगनाओं, वीरों का शौर्यों का चरित्र चित्रण किया गया है। उनमें सभासद की बखर को महत्वपूर्ण बखर माना जाता है, जिसमें सभासद की बखर जो है वो और अधिक महत्वपूर्ण है। छत्रपति राजाराम महाराज के कार्यकाल में कृष्णा जी अनंत सभासद ने यह बखर लिखी थी। जो महत्वपूर्ण सभासद की बखर है ये छत्रपति राजाराम महाराज के कार्यकाल में कृष्णा जी अनंत ने लिखी थी। इसके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों, अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि शिवाजी महाराज की वीर गाथा किसने लिखी थी और किस बखर में है, तो आप बता सकते हैं कि सभासद की बखर में है और उसे कृष्णा जी अनंत ने लिखी थी। किसके कार्यकाल में? छत्रपति राजाराम महाराज के कार्यकाल में लिखी गई थी। भाऊ साहेबांची बखर, बाऊ साहेब की बखर, इसमें पानीपत के युद्ध का वर्णन मिलता है। आपने पानीपत के युद्ध के बारे में बहुत बार सुना है। तो ये युद्ध की जानकारी भाऊ साहब की बखर से हमें प्राप्त होती है। और पानीपतची बखर इस नाम से भी एक स्वतंत्र इसकी बखर लिखी गई है। होडकरांची कैफियत, होडकर राजा जो थे, कई फिल्में बनी हैं जिनमें होडकर राजाओं के बारे में आपने अभी देखा भी है और सुना भी होगा। तो होडकरांची कैफियत, इसके द्वारा होडकरों का घराना और उनके द्वारा जो भी योगदान भारतीय साम्राज्य को दिया गया है, वो सारी चीज़ों का वर्णन इस होडकरांची कैफियत में आपको देखने को मिलता है। बखरों के चरित्रात्मक प्रसंग, वर्णनात्मक पंथीय आम चरित्र पर कैफियत, पौराणिक और राजनीतिक पर जैसे प्रकार पाए जाते हैं। तो बखर यानी कि शौर्य गाथाएं। तो शौर्य गाथा जो है वो किसी एक वीर की हो सकती है या उसके पूरे वंश की भी हो सकती है, वंश के अनुसार हो सकती है, या किसी एकाध प्रसंग से संबंधित हो सकती है, या फिर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मचरित्र के बारे में लिख सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से शौर्य गाथा गाई जा सकती है, लिखी जा सकती है। उसके आधार पर उनके ये प्रकार अलग अलग हमें पाए जाते हैं, हमें प्राप्त होते हैं इतिहास लेखन के द्वारा। तो आज हमने देखा मध्ययुगीन इतिहास लेखन, या जिसे हम कह सकते हैं मुगल काल में इतिहास लेखन किस प्रकार किया गया, किन चीज़ों का वर्णन किया गया और किन के द्वारा किया गया, किन बातों का महत्व रखा गया। तो ये सारी चीज़ें आज हमने मध्य युग के बारे में पढ़ी है। अगले वीडियो में हम आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास लेखन, ये हम जरूर पढ़ेंगे। अंग्रेजों का कालखंड जो है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तब तक आप मध्ययुगीन इतिहास लेखन का पुनरावृत्ति कीजिए, उनके संबंधित प्रश्न जो आपको दिए जा रहे हैं वीडियो के अंत में उसको आप सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।